जिन और इंसान की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 2। शेख कमाल ज़राअत के शोबे से वाबस्ता थे। अभी चंद माह पहले वो रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद शेख कमाल ने अपना एक ज़ाती घर खरीदा, क्योंकि पिछले 13 साल से वो एक किराए के घर में रह रहे थे। बाकी बची हुई रकम से उन्होंने स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स खरीद लिए थे। शेख कमाल का ताल्लुक अंदरून लाहौर से था। फिर मुलाजमत के सिलसिले में उनका ट्रांसफ़र मुल्तान हो गया तो शेख कमाल अपनी फैमिली के साथ मुल्तान शिफ्ट हो गए। 10 बरस मुल्तान में रहने के बाद आए दिन की होने वाले ट्रांसफ़रों की वजह से उन्होंने दोबारा अपने शहर लाहौर को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। शेख कमाल और ज़ुबैदा बेगम के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा रियान, जो BSc करने के बाद मजीद तालीम हासिल करने के सिलसिले में लंदन अपने मामू के पास गया और फिर वहीं का होकर रह गया। कुछ महीने पहले रियान ने लंदन में अपनी क्लास फेलो दुआ काजिम से शादी कर ली, इसलिए फिलहाल शेख कमाल से इसकी नाराजगी चल रही थी। दूसरे नंबर पर हाइफा थी, जिसने हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश का इम्तिहान पास किया। शेख कमाल की लाडली और बहुत ही फरमाबरदार बेटी बहुत हसास और सबका ख्याल रखने वाली, कभी कभी शौकिया पेंटिंग कर लेती है। और सबसे आखिर में आयशा, जिसको सब प्यार से आशू बुलाते हैं। घर में सबसे शरारती और छोटी होने के नाते लाडली और काफी हद तक जिद्दी है। हर काम अपनी मर्जी से करने वाली अमन मौजी सी आफत की पुड़िया, और उसको बिगड़ाने में ज्यादा हाथ हाइफा का था, जो उसकी हर फरमाइश को पूरा करना अपना फर्ज समझती है। आशू ने BS करने के बाद अभी पढ़ाई को खैर आबाद कह दिया है। मोहतरमा कहती हैं वो पढ़ पढ़ कर थक चुकी है, इसलिए पढ़ाई में 1 साल का ब्रेक ले रखा है और अब फारिग वक्त में मूवीज और नावल देखकर नए नए मंसूबे बनाती है। TV पर कुकिंग शो देखकर नित नए खाने सीखकर अपने बनी हुए खानों का तजुर्बा घर वालों पर करती है। शाम के साए गहरे होने लगे थे। शेख कमाल ने रास्ते से एक होटल से खाना पैक करवाया। बाबा, और कितनी देर है? ये हमारा घर कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं है? आशू, जो इतनी देर से खामोश बैठी थी, उकताए हुए लहजे में बोली। बेटा, थोड़ी देर, हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं। लो बे, वो सामने देखो, हमारा घर आ गया है। शेख कमाल ने थोड़े से फासले पर बने हुए घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। कहाँ है, कहाँ है? आशू नए घर का सुनकर ही जल्दी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उनकी गाड़ी एक हवेली नुमा मकान के सामने रुकी। शेख कमाल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आन के साथ ही बाकी अफराद भी गाड़ी से बाहर निकले। आपी, ये मुझे घर कम और कोई भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। आशू ने एक नजर घर पर डालकर हाइफा के कान में सरगोशी की। चुप करके आगे चुल्लू, हाइफा ने कहा। इतनी देर में शेख कमाल घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुए और उनके साथ ही घर को देखते हुए बाकी अफराद भी घर में दाखिल हुए। ड्राइवर ने गाड़ी से सामान निकालकर सहन में रखा और शेख कमाल को सलाम करके वापस चला गया। इस हवेली नुमा मकान में सामने की तरफ 3 बड़े कमरे, एक स्टोर रूम, कमरों के सामने बरामदे, साइड पर किचन और एक तरफ बैठक नुमा कमरा था, जिसके साथ ही ऊपर छत को जाती हुई सीढ़ियां थीं। ऊपर छत पर भी एक बड़ा कमरा था। ये घर कुछ पुरानी और नई तर्ज का इम्तिजाज था। जहां घर में पुरानी तर्ज के कमरे थे, वहीं पर जदीद किचन और कमरों के साथ अटैच बाथरूम्स भी थे। घर जैसा बाहर से लग रहा था, इसकी निस्बत अंदर से इसकी हालत काफी बेहतर थी। शेख कमाल घर का भारी सामान पहले ही सेट करवा चुके थे। बाकी का सामान एक कमरे और सामने बरामदे में रखा था। ज़ुबैदा बेगम, हाइफा और आशू ने घूम फिर कर सारा घर देखा। अभी थोड़ी देर पहले आशू, जो इस घर को भूत बंगला कह रही थी, सहन में लगे झूले को देखकर सब भूल गई थी और अब झूले को देखकर खुश हो रही थी। हाँ जी, तो फिर कैसा लगा घर? शेख कमाल ने ज़ुबैदा बेगम से पूछा। बाबा, बहुत अच्छा, और देखें यहाँ झूला भी है। इससे पहले कि ज़ुबैदा बेगम जवाब देती, आशू पहले ही बोल पड़ी। मेरे ख्याल में बाकी घर फिर देख लेंगे, अभी कुछ पेट पूजा कर लें,
खाना ठंडा हो रहा है। हाइफा बेटा, तुम दस्तरखान बिछाकर खाना लगाओ, बर्तन किस डब्बे में रखे हैं मालूम है ना तुमको? जुबैदा बेगम ने कहा। जी माँ जी, मैंने हर डब्बे पर सामान के लिहाज से इस पर सामान का नाम लिखकर चट लगा दी थी। मैं अभी खाना लगाती हूँ, अब लोग हाथ धो लें, हाइफा ने कहा। आशू जा बेटा, बहन की मदद करो, शेख कमाल ने कहा। आशू ने सहन में दस्तरखान बिछाकर बर्तन रखे और फिर उन सब ने खिले आसमान के नीचे बैठकर इस घर में अपना पहला खाना खाया। मैं इशा की नमाज पढ़कर आराम करूंगा, काफी थक गया हूं, तुम लोग भी अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सामान सुबह सट कर लेंगे, शेख कमाल ने खाना खाकर उठते हुए कहा। जी बाबा, अब आराम करें, मैं चाय बनाकर लाती हो, इससे आपकी आधी थकन दूर हो जाएगी, हाइफा ने कहा। आशू, ये बर्तन समेट लो और चुल्लू फिर किचन का कुछ सामान सेट कर ले, सुबह नाश्ता बनाने में आसानी रहेगी, जुबैदा बेगम ने कहा। हाइफा ने सबके लिए चाय बनाई और फिर तनियों माँ बेटियों ने मिलकर काफी हद तक किचन सेट कर लिया। बस मुझसे नहीं होता और काम में आराम करने जा रही हूँ, थक गए हूँ मैं, आशू ने दोहाई दी और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। माँ जी देखें जरा, थोड़ा सा काम करके मोहतरमा थक गए हैं, हाइफा ने हंसते हुए कहा। थक तो मैं भी गए हूँ, वैसे भी 11 बज गए हैं, तुम भी आराम करो, जाकर अकेली मत लगी रहना, बाकी का काम सुबह मिलकर कर लेंगे, जुबैदा बेगम ने मोहब्बत से कहा। ठीक है उम्मी, अब जाएं, बस मैं जरा ये बर्तन इस रैक में रख लूं, फिर सोने के लिए जाती हूं, हाइफा ने कहा। जब तक हाइफा काम खत्म करके कमरे में आई, आशू घोड़े गधे बीच कर गहरी नींद सो रही थी। हाइफा ने एक नजर प्यार से सोई हुई बहन को देखा, जीरो का बल्ब ऑन किया और फिर साथ वाले बेड पर जाकर लेट गई। रात आधी से ज्यादा बैठ चुकी थी जब दूर कहीं से उल्लू के बोलने की आवाज आई। हाइफा काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, मगर शायद नई जगह थी इसलिए इसको नींद नहीं आ रही थी। हाइफा ने एक बार फिर से सोने की कोशिश की, तभी बाहर सहन में किसी चीज के गिरने की आवाज आई, यूं लगा जैसे किसी ने कोई शीशे की चीज तोड़ी है। हाइफा, जिसको पहले ही नींद नहीं आ रही थी, अपने बिस्तर से उठी, एक नजर सुई हुई आशू पर डाली और हिम्मत करके बाहर सहन में गई। रात की तारीकी में चांद की रोशनी की वजह से कुछ उजाला था। सहन में लगा हुआ बल्ब बुझ चुका था, जबकि खुद हाइफा ने बल्ब ऑन रहने दिया था ताकि रात में भी सहन में रोशनी रहे। हाइफा थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसके पैरों से कोई चीज टकराई, ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे। हाइफा ने चांद की रोशनी में देखा तो वो सहन का बल्ब था जो टूट चुका था, यूं जैसे किसी ने गुस्से में आकर किसी चीज को तोड़ा हो। हाइफा अभी ये सोच ही रही थी कि बल्ब कैसे टूटा है, तभी इसके सर के ऊपर से एक परिंदा अलिफाड़ता हुआ गया। इसके परों की फड़फड़ाहट साफ सुनाई दी। हाइफा ने जल्दी से सर नीचे कर लिया। वो परिंदा हाइफा के सर के ऊपर से अलिफाड़ता हुआ सामने दीवार पर बैठ गया। हाइफा ने सर उठाकर सामने दीवार पर बैठे हुए परिंदे को देखा। सिया परिंदा जिसके परों में सुनहरी रंग किसी सोने की तरह चमक रहा था, अब दीवार पर बैठा हाइफा की तरफ देख रहा था। हाइफा ने ऐसा परिंदा पहली बार देखा था। उसने हिम्मत करके कदम इस दीवार की तरफ बढ़े जहां वो परिंदा बैठा था, मगर जैसे जैसे वो इस परिंदे के करीब जा रही थी, इसका साइज बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि हाइफा इस परिंदे के पास जाती, इसने परिंदे ने एक खौफनाक आवाज निकाली और मशरिक की तरफ अलिफाड़ गया। हाइफा खौफजदा होकर भागकर वापस अपने कमरे में एक और जल्दी से खुद को चादर में छुपा लिया। वो इतनी बुज़दिल नहीं थी, मगर न जाने इस परिंदे में किया था जिसने इसको खौफजदा कर दिया था। रात के वक्त कौन से परिंदे होते हैं? परिंदे तो मगरिब के बाद ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं। वो अगर परिंदा नहीं था तो फिर किया था? ये बात सोचते सोचते हाइफा को नींद एक थी। वो एक तारीक जंगल था जहां पर वो भागे जा रही थी, यूं जैसे कोई इसके पीछे लगा हो। रात की तारीकी में जंगल और भी खौफनाक लग रहा था। दरख्तों के दरमियान से कहीं कहीं से चांद की रोशनी जंगल में पड़ रही थी। इसकी सांस फूल चुकी थी, इससे मजीद भागा नहीं जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे इसकी हिम्मत जवाब दे रही है।
वो भागते भागते थकने लगी थी कि फिर उसे सेस ने वही आवाज सुनी। वो खौफजदा होकर फिर भागने लगी, मगर परों के फड़फड़ाने की आवाज अब इसके सर के ऊपर से आ रही थी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो वो सिया परिंदा बिल्कुल उसके सर के ऊपर था। यूं लग रहा था जैसे वो इसको अपने पंजों में जकड़कर उठाकर ले जाएगा। अब वो सिया परिंदा बिल्कुल उसके सामने था और उसका रास्ता रोक के इसकी आंखों में देख रहा था। एक झटके से इसकी आंख खुली थी। वो पसीने से शराबूर थी। उसने जल्दी से उठकर साइड टेबल पर रखे जुग से पानी गिलास में डाला और एक ही सांस में पानी पी लिया। अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहजा फरमाएं। शुक्रिया।